हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले मैंने प्राचीन इतिहास मुख्य परीक्षा की क्लास स्टार्ट की थी। फिर एग्ज़ाम आ गए थे बीपीएससी मेंस के, और फिर देन प्री आ गया था, तो फिर ये इसको मुझे बंद करना पड़ा था। इसके हमारे 15 भाग हो चुके थे और 16वें भाग से हमको पढ़ना था। स्टार्टिंग से जो भी मेंस का सिलेबस होता है वो मैं क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में कवर करा रही हूँ, जो मेरे प्राचीन इतिहास के नोट्स हैं उससे। तो चलिए देखते हैं इसके आगे के भाग में आगे के कौन से क्वेश्चन है। इसके पहले के भाग अगर आपने पुराने भाग नहीं देखे हैं तो प्राचीन इतिहास मेंस करके, एंशिएंट हिस्ट्री मेंस करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। ये हमारा 16वां भाग होगा। 15 भाग हम इसके कर चुके थे, मतलब हमने पूरा हड़प्पा काल, वैदिक काल पूरा कर लिया था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म कर लिए थे। और आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो 6ठी शताब्दी में धर्म का उदय, ये वाला टॉपिक जो है आज हमारा स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ, ये मेरे जो मुख्य परीक्षा का पैकेज है उसकी जो प्राचीन इतिहास की फाइल है उसमें से मैं ये पढ़ा रही हूँ। आपका जो मेंस का पैकेज मिलेगा वो टोटल 39 बुकलेट का मिलेगा। 39 बुकलेट में आपको 12 बुकलेट 3 मार्कर की मिलेंगी और 27 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलेंगी। इसके साथ ही अगर आप मेंस का सॉल्व पेपर भी लेना चाहते हैं तो 8 फाइल उसकी भी ले सकते हैं, तो उससे आपकी 47 बुकलेट हो जाएंगी। इनके साथ आपको और भी प्रॉफिट मिलेगा। इनके साथ आपको व्हाट्सअप जो ग्रुप है, हमारे 25 व्हाट्सअप ग्रुप हैं, वो आपको फ्री मिलेंगे। इनकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों अवेलेबल है। ग्रुप में भी आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी। ग्रुप में आपको अलग अलग घुमा घुमा के क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमारा प्री का पैकेज लेना चाहते हैं तो प्री की टोटल 12 बुकलेट मिलेंगी, जो यूनिट वाइज रहेंगी। साथ में एक प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर्स की फाइल मिलेगी। आज का पहला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न धर्मों के उदय के कारण बताओ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब आई थी तो जब जैन धर्म का बोलबाला था, बौद्ध धर्म का बोलबाला था, सभी धर्म जो थे वो उदय होकर अपने चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। और उसके बाद उस स्थिति से उनका जो उदय था वो होना, मतलब घटना स्टार्ट हो गया था। उनका जो प्रचार प्रसार है वो उनका कम हो गया था, उनकी जो प्रसिद्धि है वो कम हो गई थी और नए नए धर्मों का उदय हुआ था। तो यही पूछ रहे हैं कि क्या कारण रहा था, कि विभिन्न धर्मों के उदय के क्या कारण हुए। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि उत्तर वैदिक काल के अंत तक तैयार हो चुकी थी। मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो धर्म सुधार हुए थे उनकी जो पृष्ठभूमि है वो उत्तर वैदिक काल का जो अंत था उसी समय तैयार हो गई थी। उदय के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला है तत्कालीन स्थिति। तो जो तत्कालीन स्थिति है वो एक छठी जो धर्म हुए हैं नए नए उदय, उनका एक प्रमुख कारण बनी। तत्कालीन स्थिति मतलब सबसे पहले तत्कालीन आडंबर और कुप्रथा। उस समय बहुत सारा आडंबर फैला हुआ था, स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आडंबर मतलब जातियों की बहुत बुरी स्थिति थी। ज़रूरत से ज़्यादा यज्ञ, ज़रूरत से ज़्यादा भगवानों को पूजा जाता था। वो जो ज़रूरत नहीं थी वो काम वहाँ पे किए जाते थे। कुप्रथाओं ने बहुत ज़्यादा रूप ले लिया था उत्तर वैदिक काल में। यज्ञ और बलि प्रथा का प्रारंभ हो गया था। सामाजिक तनाव उत्पन्न हो गया था। समाज में वैमनस्य उत्पन्न हो गया था। तो ये उस समय की तत्कालीन स्थिति है, जिसके कारण नए नए लोग चाहते थे कि एक नया धर्म उदय हो जहाँ पे ये कर्मकांड ना हो। उसके बाद जटिल वर्ण व्यवस्था एवं तनावपूर्ण सामाजिक जीवन। तत्कालीन जो जटिल व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था थी बहुत ज़्यादा जटिल थी, और जो सामाजिक जीवन था वो भी बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया था। वर्ण व्यवस्था किस प्रकार जटिल थी, क्योंकि जो आधार था, जो वर्ण व्यवस्था का जो आधार था, जहाँ पे वर्ण डिसाइड होता था वो कर्म से नहीं होता था, जन्म से होता था। जैसे कि कर्म से मतलब जैसे कि सुनार है तो वो सोने का काम करेगा, इस प्रकार से अलग अलग जो वो कर्म पर नहीं थे। अगर आप सोनी के घर पैदा हुए हो तो आप सुनार ही बनोगे। ऐसा ब्राह्मण के घर पैदा हुए हो तो पुजारी ही बनेंगे। कृषि व्यवस्था जो थी वो स्थायी थी, मतलब कृषि व्यवस्था स्थायी थी। मुद्रा, जिसके पास है कृषि उसी के पास रहेगी। मुद्रा के चलन में वैश्यों की स्थिति मजबूत थी। क्षत्रियों की स्थिति मजबूत थी, और वो इतनी मजबूत हो गई थी क्षत्रियों की स्थिति, वे नहीं चाहते थे कि वे ब्राह्मणों के नीचे रहे, जिससे आपस में वैमनस्य उत्पन्न हुआ। वर्ण व्यवस्था जटिल थी और जो आधार था वो कर्म नहीं था बल्कि जन्म था। कृषि व्यवस्था स्थायी थी। मुद्रा के चलन में वैश्यों की स्थिति मजबूत थी। क्षत्रियों की स्थिति मजबूत हो गई थी, तो इससे क्या हो गया था कि वो ब्राह्मणों के नीचे नहीं आना चाहते थे। तो ये भी एक तनाव का कारण था, और यह भी एक कारण था कि एक नए धर्म का उदय हो रहा था।
स्त्रियों की स्थिति खराब हुई, उनका शैक्षणिक अधिकार भी इस काल में समाप्त हो गया, इसलिए स्त्रियां भी जो थी तनावग्रस्त हो चुकी थी। अगला कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या हुआ कि नई अर्थव्यवस्था का प्रभाव हुआ। आर्थिक कारण में क्या हुआ, नई अर्थव्यवस्था पनपी और नई अर्थव्यवस्था का प्रभाव उत्पन्न हुआ। लोह उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में वृद्धि होने लगी। जो लोहे के उपकरण का उपयोग होने लगा था इस काल तक, जिसके कारण जो कृषि व्यवस्था थी वो बढ़ने लगी और लोग का क्षेत्र जो है वो एक स्थल से बढ़कर दूसरे स्थल तक जाने लगा। बलि प्रथा के कारण पशु बड़े पैमाने पर नष्ट किए जाने लगे। ये भी एक कारण था कि पशुओं का नष्ट होने लगे थे। व्यापार और वाणिज्य में प्रगति हुई, सिक्कों का प्रचलन हुआ, नए व्यवसाय का उदय हुआ। सूद कर्ज की प्रथा नगरों के उदय को तत्कालीन धार्मिक रूढ़िवादी व्यवस्था तिरस्कार की दृष्टि से देखती है, जिससे नए वैश्य वर्ग का उदय हुआ। पुरोहितों का विरोधी जिससे नया वर्ग बना वैश्य, और वो पुरोहितों का विरोधी बन गया और नए धर्म का उदय हुआ। अगला कारण है वैदिक धर्म के प्रति असंतोष। जो तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था थी उसके विरुद्ध असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। धार्मिक क्रियाकलाप के लिए पुरोहितों का मध्यस्थ के रूप में उपयोग होना आरंभ हुआ। धार्मिक क्रियाकलाप के लिए क्या हुआ, जो पुरोहित थे उनको लेना जरूरी था, तभी कोई धार्मिक कार्य पूरा हो सकता था। पुरोहितों का सभी को नैतिकता के उपदेश देना और स्वयं विलासी प्रवृत्ति का होना, ये भी एक प्रमुख कारण था जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे थे। निष्कर्षतः नई नई विचारधाराओं ने वैदिक धर्म के विरुद्ध एक नया वातावरण तैयार किया। इस प्रकार से हम अपने ये आंसर को अलग अलग हेडिंग डाल के उसमें फ्लो चार्ट बना के 11 नंबर में आपका ये प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये देखेंगे बहुत बार बहुत सालों में ये प्रश्न देखा गया है। अगला क्वेश्चन है आगम। आगम क्या है, तो आगम को हम 3 मार्क में कैसे लिखेंगे। संपूर्ण जैन साहित्य जो है वो आगम कहलाता है। आगम किसको बोलते हैं, संपूर्ण जैन साहित्य आगम कहलाता है। इसमें 12 अंग होते हैं, 12 उपांग होते हैं, 10 प्रकीर्ण होते हैं और 6 छंद सूत्र होते हैं। क्या होते हैं, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र इसमें आगम में होते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्धकालीन राजनीतिक दशा को बताइए। तो बुद्ध काल में क्या हुआ था, जो भारत है वो अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। शासन के 2 रूप थे, एक था राजतंत्रात्मक और एक था गणतंत्रात्मक। भारत क्या हुआ था, अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। शासन के 2 रूप थे, एक राजतंत्रात्मक था, एक गणतंत्रात्मक था। काशी, मगध, वत्स आदि महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। काशी, मगध, वत्स जो महाजनपद थे उनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। मल्ल, विंध्य, लिच्छवी में गणतंत्रों का अस्तित्व था। इनकी शासन व्यवस्था राजतंत्र से अलग थी। राजतंत्र में शासन का प्रधान राजा होता था, वंशानुगत राजा होता था और वह निरंकुश होता था। गणतंत्र सही अर्थों में गणतंत्र ना होकर कुलीन तंत्र था। यहाँ शासन में जनसाधारण का नहीं बल्कि जो शासक वर्ग था उसी का बोलबाला था, नाम का गणतंत्र था। तो इस प्रकार उसकी राजनीतिक दशा को हम 5 नंबर में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्धकालीन आर्थिक दशा को समझा। अभी हमने राजनीतिक दशा पढ़ी, अब वो बोल रहे हैं बौद्धकालीन आर्थिक दशा समझाइए, मतलब उनकी इनकम का साधन क्या था। तो लोहे के प्रयोग से कृषि का विस्तार और विकास हुआ। लोहे का प्रयोग होने लगा जिसके कारण कृषि का विस्तार हुआ और विकास हुआ। लोह औजार जब उपयोग होने लगा तो उसके माध्यम से वनों का काटना बहुत ज़्यादा सुगम हो गया, वन आसानी से कटने लगे। एक जो जंगल था पूरा का पूरा वो कृषि में बदलने लगा। जंगल किस में बदलने लगा, कृषि में बदलने लगा। धान की खेती में वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि इस काल में समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। इस काल में जनसंख्या में वृद्धि हुई तो समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। भारत का व्यापार वाणिज्य बढ़ा। ये सारी प्रवृत्तियों ने द्वितीय नगर की पृष्ठभूमि तैयार की। तो प्रथम नगरीकरण जो हड़प्पा था, उसके बाद द्वितीय नगरीकरण जो हुआ था उसकी पृष्ठभूमि इन सभी चीज़ों ने तैयार की। अगला क्वेश्चन है शैव मत और वैष्णव मत पर टिप्पणी लिखी। शैव मत क्या होता है, तो वैदिक साहित्य, इसका विवरण मिलता है वैदिक साहित्य में, पुराणों में तथा सैंधव संहिता में। महाभारत के पहले भी शैव मत का अस्तित्व था। वैदिक साहित्य में शिव को प्राकृतिक आपदाओं और महामारी से रक्षा करने वाला बताया। वैदिक साहित्य में शिव को क्या बताया, प्राकृतिक आपदाओं और महामारी से रक्षा करने वाला बताया। शैव मत 5 संप्रदायों में बटा है। कौन कौन से 5 संप्रदाय हैं, एक तो है वीर शैव, एक है लिंगायत, एक है पशुपति, एक है शैव और एक कापालिक। इस प्रकार से शैव मत 5 संप्रदायों में बटा है। अगला है वैष्णव मत। तो भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानने वाले जो होते थे वो वैष्णव मत के लोग कहलाते थे। वैष्णव मत में ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय किया
वैष्णव मत के कुल अवतार 24 थे। समस्त विश्व विष्णु की विलक्षण कृति, ये इनका प्रमुख सिद्धांत है। वैष्णव मत का प्रमुख सिद्धांत है कि जो पूरा का पूरा विश्व है वो भगवान विष्णु की एक विलक्षण कृति है। जैन धर्म में प्रचलित ज्ञान, 5 ज्ञान का वर्णन जैन धर्म में किया गया है। कौन कौन से? मति, श्रुति, मनः, पर्याय, कैवल्य और अवधि। कौन कौन से 5 ज्ञान का जैन धर्म में वर्णन किया है? मति, श्रुति, मनः, पर्याय, अवधि और कैवल्य। ये 5 नंबर और 3 नंबर दोनों में पूछा जा सकता है। कौन कौन से हैं? मति, श्रुति, मनः, पर्याय, अवधि और कैवल्य। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। मेरे जो नोट्स हैं इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट के हैं, विद फ्लो चार्ट, विद डायग्राम और क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में है। इसका अगला पार्ट मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।